देखिए भैया लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक रिवाइज कराया था? बाइंडिंग एनर्जी तक हो गया था ना। देखिए भैया बाइंडिंग एनर्जी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, बाइंडिंग एनर्जी मैंने करा दिया था। मैंने कहा था भैया कि न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियन, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को न्यूक्लियन कहते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई सा भी हो सकता है। ठीक है भैया, ये जब अलग अलग होते हैं तो इनका जो मास होता है वो क्या होता है भैया? इंडिविजुअल। जब ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे अलग अलग की फॉर्म में होंगे, ठीक है भैया, तो इनका मास क्या होता है भैया? कुल मास जो होता है वो न्यूक्लियस बनने के बाद के मास से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है भैया, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है भैया, मान लीजिए आपके पास 50 सीट है, ठीक है, और 50 सीट अभी जुड़ी नहीं है, तो उनका मास क्या होगा भैया? 50 किलो। लेकिन जब वो 50 ईंट जुड़कर एक दीवार बनाएंगी तो उनका मास क्या होगा? 49 किलो। क्या होगा भैया? तो ये 1 किलो गया कहां पे? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ईंटें क्या है? ईंटें क्या है यहाँ पे? यहाँ पर ईंटें क्या है? न्यूक्लियन। ईंटें क्या है भैया? न्यूक्लियन। और दीवार क्या है? न्यूक्लियस। दीवार क्या है? नहीं समझी? अबे देखना मैं क्या कह रहा हूं। ईंटें, ईंट मतलब ये एक ईंट, 2 ईंट, 3 ईंट, ऐसी बहुत सारी ईंटें हमारे पास। ये भैया अब ये ईंटें क्या है भैया? क्या बनाती मिलके? ये न्यूक्लियन हो गए। क्या हो गए भैया आपके? न्यूक्लियन। बोलो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है भैया, इसे न्यूक्लियन कह दिया। ठीक है हमने। अब ये बनी और क्या बन गई भैया? आपकी दीवार बन गई। ये भैया दीवार बन गई। क्या बन गई भैया? आपकी दीवार बन गई इन्हीं 9 ईंटों की। अच्छा, इनका वजन क्या था? 9 किलो। तो आपकी उम्मीद के हिसाब से इसका वजन भी क्या होना चाहिए? 9 किलो ही होना चाहिए। लेकिन ये वजन हो गया 8.5 किलो। 8.5 किलो। तो कितना एरर आ गया? 0.5 किलो का एरर आ गया। इसे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो चिनाई पिनाई नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे सीमेंट से चिनाई नहीं हुई है, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स से चिनाई हुई है। और न्यूक्लियर फोर्स कोई मटेरियल नहीं होता। ठीक है, तो भैया 8, यहाँ पे 9 किलो था। सारी ईंटों का मास क्या था? 9 किलो था। लेकिन जब दीवार बन गई तो ईंटों का मास क्या हो गया भैया? 8, दीवार का मास क्या हो गया? 8.5 किलोग्राम। ठीक है भैया, जो मास डिफेक्ट आया, कितना है मास डिफेक्ट? 0.5 किलोग्राम। ठीक है भैया, जब ये दीवार बनी थी, जब ये दीवार बनी तो यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हुई थी। क्या हुई थी भैया? एनर्जी रिलीज। ड्यू टू किसकी वजह से भैया? ड्यू टू मास डिफेक्ट। अगर मास डिफेक्ट नहीं आता ये भैया तो यहाँ पे एनर्जी नहीं निकलती। और इस एनर्जी की जो निकली एनर्जी है उसकी वैल्यू होगी मास डिफेक्ट, डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर। इसे कहते हैं भैया बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए भैया बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, इस चीज को समझना है। ठीक है भैया, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, फिर दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है भैया, अब जितना ज्यादा मास डिफेक्ट आएगा, सी क्या है? कांस्टेंट है। ध्यान देखिए, सी स्क्वायर क्या है? इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर सकती। यानी जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली है भैया? मास डिफेक्ट के। अगर मास डिफेक्ट ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है भैया एनर्जी क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। और ज्यादा निकलेगी यानी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी भैया? आपकी ज्यादा होगी। समझ गए भैया? और जितनी ज्यादा बाइंडिंग, कोई चीज जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है, कोई भी चीज जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वो उतनी ज्यादा क्या होगी भैया? स्टेबल होगी। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी रहती है वो उतना ही कम स्टेबल रहती है। ठीक है भैया, तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट आएगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एनर्जी निकलेगी। उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी होगी। उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो डेल्टा एम क्या होगा भैया? अगर ज्यादा होगा, ज्यादा, तो भैया एनर्जी जो निकल रही है वो भी क्या होगी? क्योंकि देखिए एनर्जी किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू मास डिफेक्ट की वजह से। तो ये एनर्जी भी क्या होगी भैया? ज्यादा। और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी भैया? ज्यादा। और जब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस क्या होगी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस मतलब मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। ठीक है भैया, स्टेबिलिटी। अब देखिए भैया, अगर मास डिफेक्ट कम कर दिया, मास डिफेक्ट कम हो जाए तो एनर्जी क्या निकलेगी? कम निकलेगी। एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी भैया? कम होगी। वीक न्यूक्लियस होगी और लेस स्टेबिलिटी होगी। लेस, ये सब क्या है भैया? न्यूक्लियन। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियन का मास क्या होता है? ज्यादा होता है।
जब न्यूक्लियस बनती है तो मास क्या होता है भैया, कम हो जाता है। जो मास का डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, मास डिफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है भैया, फटाफट देख लीजिए, बताया था इसे, ठीक है। ये तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी, समझ आ गया। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी किस वजह से आती है, याद हो, बाइंडिंग एनर्जी किस वजह से आती है, बाइंडिंग एनर्जी किन कारणों से आती है, किस कारण से आती है, मास डिफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, भाई गधे ये तो बताया नहीं साढ़े। अगर ये मास डिफेक्ट नहीं हो, अगर मान लीजिए देखिए भैया यहां पे भी 9 किलो मास, यहां का भी 9 किलो मास, तो मास में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, मास में डिफेक्ट क्या आया, जीरो आया। और मास डिफेक्ट जीरो रहेगा तो एनर्जी क्या होगी भैया, देखिए मास डिफेक्ट जीरो, डेल टाइम क्या, मास डिफेक्ट है, डेल टाइम क्या, इसकी वैल्यू जीरो है तो एनर्जी भी क्या निकलेगी, जीरो। जीरो बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी यही नहीं कुछ भी इसकी, मतलब न्यूक्लियन क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। अगर जुड़े हुए हैं, बाइंडिंग एनर्जी है तभी जुड़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी अगर जीरो है तो जुड़े नहीं है, समझ गए भैया। इसका मतलब मास डिफेक्ट नहीं आएगा, जो मास पहले यूज किया था वही मास अभी भी है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया ये हो गया। अब बात करते हैं भैया इसी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करते हैं, क्या कहते हैं, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है भैया। चलो मिटाओ, ठीक है, यही दीवार का एग्जांपल लेके करेंगे, ठीक है। यार वो वाला कपड़ा कहां गया, बहुत बढ़िया कपड़ा था यार वो, देखिए भैया, नहीं देखिए भैया, अब देखिए भैया इसमें कितने न्यूक्लियन है बेटा, कितने न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन को एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हो। न्यूक्लियन बराबर में नंबर ऑफ न्यूक्लियन बराबर में ए से लिखते हैं, यानी एटॉमिक मास नंबर। इसका मतलब होता है इस न्यूक्लियस में कितने मास है, इस न्यूक्लियस में कितने किलो मास नहीं है, कितने मास है। हमें वैल्यू बतानी कितने मास है, हमें ये नहीं मतलब है कितना मास है, मतलब समझे नहीं समझे, मतलब कितनी, जैसे एक आलू का मास क्या 10 किलो है, एक हाँ वेट नहीं बताना बस, वहां पे अब एक पन्नी में कितनी आलू है, 10 आलू है, वजन का मतलब नहीं है 10 आलू है, वही है भैया यहाँ पर भी न्यूक्लियन का मतलब है। ये भैया कितने न्यूक्लियन है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए यहां पर जो एनर्जी निकली, जो एनर्जी निकली इसके बनने में जो एनर्जी निकली वो निकली थी भैया आपकी 100 जूल। कितनी निकली थी भैया, 100 जूल एनर्जी निकली थी। कितनी निकली थी, 100 जूल एनर्जी निकली थी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा भैया, 100 जूल डिवाइड बाय कितने न्यूक्लियन है बेटा, 9 न्यूक्लियन है। कितना है भैया, 9 न्यूक्लियन, 9a। कितना है भैया, 9 है। तो क्या होगा भैया आपका, कितना आएगा, 11.1 जूल पर न्यूक्लियन। इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है भैया, 11.1 यानी 11.1 जूल पर न्यूक्लियन। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक कुल एनर्जी तो इतनी निकली है, लेकिन उस एनर्जी में एक न्यूक्लियन का जो कंट्रीब्यूशन है, एक न्यूक्लियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या भैया 11.1 है, 11.1 है। 11.1 जूल का कंट्रीब्यूशन एक न्यूक्लियन का है, मतलब एक बंदे का। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, ठीक है भैया। मान लीजिए ये एनर्जी है भैया आपकी, यहां पे एनर्जी निकली E1, E2 निकली भैया मान लीजिए 90 जूल। कितनी निकली भैया, तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी भैया 90 जूल डिवाइड बाय नॉन न्यूक्लियन क्या होगा भैया 10 जूल पर न्यूक्लियन। 10 जूल मतलब इस केस में क्या है भैया, पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा था 10 जूल, इस केस में 11.1 जूल। तो बताओ इस वाले केस में ज्यादा एनर्जी एक न्यूक्लियन कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो अगर एक न्यूक्लियन ज्यादा एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है तो उस न्यूक्लियस की, उस दीवार की, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एक न्यूक्लियन, देखिए एक्चुअल में क्या है कि यहां पर, अच्छा चलो ये तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया भैया कि पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। ठीक है भैया, यहां पे लिख देता हूं नोट में कि पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन अगर
अगर ज्यादा एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। अगर पर न्यूक्लियन एनर्जी कम कंट्रीब्यूट करता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, कम होगी। पर न्यूक्लियन अगर एनर्जी कम कंट्रीब्यूट करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी भैया। अच्छा, इन दोनों केस में किसकी स्टेबिलिटी याद होगी मलिक? 11.1 जूल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा कर रहा है भैया पर न्यूक्लियन। यहाँ पे एक न्यूक्लियन इतनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियन इस केस में इतनी ही एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इस केस की स्टेबिलिटी क्या होगी भैया। जब भी स्टेबिलिटी की बात की जाएगी तो आप हमेशा ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखोगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखना, आप पर न्यूक्लियन की कंट्रीब्यूशन देखोगे। पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है भैया, एक और क्वेश्चन टाइप का मिटाओ उसे। नहीं मिट रहा है। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक्स एटम है, क्या भैया, एटॉमिक नंबर क्या भैया, जेड है, एटॉमिक नंबर जेड है और न्यूक्लियन की संख्या क्या भैया 10 जूल है, क्या 10 है। एटॉमिक नंबर क्या भैया जेड है और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है कितने भैया 10 है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर 10 चीजें इसके वो सेंटर में। एक वाई एटम है, ठीक है भैया, जिसकी ये Z1 है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने भैया Z2, क्या है भैया, लेकिन न्यूक्लियन की संख्या क्या है भैया, इसके पास 20 है, कितनी है भैया 20। अच्छा, कह रहा भैया जब ये न्यूक्लियस बनी थी एक्स की न्यूक्लियस, तो इससे जो एनर्जी निकली थी कुल वो थी भैया आपकी 100 जूल एनर्जी निकली थी। कितनी निकली थी 100 जूल, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी भैया 100 जूल होगी। क्या होगी 100 जूल, किसकी है एक्स की, ठीक है भैया। लेकिन जब ये न्यूक्लियस बनी, ये न्यूक्लियस बनी थी वाई की न्यूक्लियस, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी भैया 150 जूल। मान लीजिए कितनी आई निकली भैया 150 जूल, क्या बाइंडिंग एनर्जी वाई। बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एक्स ज्यादा स्टेबल होगा या वाई ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए भैया, कह रहा हूं भैया एक्स न्यूक्लियस बनी जिसके पास 10 न्यूक्लियन थे और जो एनर्जी निकली थी उसकी न्यूक्लियस बनते वक्त वो 100 जूल थी, यानी बाइंडिंग एनर्जी एक्स कितनी थी भैया 100 जूल थी। कह रहा भैया वाई बना, वाई में 20 न्यूक्लियन थे और जो बाइंडिंग एनर्जी निकली वो क्या थी भैया 150 जूल थी, ठीक है भैया। कह रहा है विच वन इज मोर स्टेबल, एक्स और वाई। क्यों भैया, मैंने बताया स्टेबिलिटी का पैरामीटर क्या है भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी भैया ज्यादा होगी। एक्स के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ रही है वो भैया 10 जूल पर न्यूक्लियन, और जो वाई के केस में आ रही है वो आ रही है 7.5 जूल पर न्यूक्लियन। यानी वाई वाला क्या है भैया, वाई के न्यूक्लियन का पर न्यूक्लियन कंट्रीब्यूशन क्या है कम है, लेकिन एक्स में पर न्यूक्लियन का कंट्रीब्यूशन क्या है भैया ज्यादा है, तो इसीलिए एक्स इज मोर स्टेबल देन वाई, ठीक है भैया। तो चलो निकालते हैं भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स, एक्स क्या है भैया 10 जूल पर न्यूक्लियन है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई क्या है भैया 7.5 जूल पर न्यूक्लियन। तो हम देख रहे हैं भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई। सो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है स्टेबल, सो स्टेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया कॉपी कर लीजिए इसका। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख देना भैया विच वन इज मोर स्टेबल एक्स और वाई, विच वन इज मोर स्टेबल एक्स और वाई, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है एक्स या वाई, ठीक है। अब ये देखिए, अब आ रहे हैं भैया हम जो मैं रिवीजन करा रहा था, जो मेन टॉपिक था, कई बच्चों को दिक्कत हुई थी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है भैया। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व करने जा रहे हैं, आसान टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, जिसको ये समझ में आ गया उसको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक ऑब्जर्वेशन वाला एक ग्राफ है जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, इसको कोई बनाने का लॉजिक नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन दिया देखा गया और ऑब्जर्वेशन में हमें जो दिखा हमने वो
ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। आप वही तो करते हो ना, ग्राफ बनाने का लॉजिक थोड़ा ना होता है। आप जस्ट क्या करते हो भैया, ऑब्जर्वेशन देखते हो, रीडिंग देखते हो, छाप देते हो। ठीक है भैया, तो बिल्कुल सेम यही है भैया, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो बिल्कुल यही है। ठीक है, बिटो रहे हैं इसको, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बिटो। देखिए भैया, ग्राफ है, बहुत बढ़िया ग्राफ है। देखिए भैया, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा। ये आपने न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन तो सुना होगा। फ्यूजन क्या होता है भैया, जब छोटी न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ी न्यूक्लियस का निर्माण करती है। ठीक है भैया, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियर। और एक और प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन। क्या होता है, फिजन। अब फिजन में क्या होता है भैया, बड़ी न्यूक्लियस टूटती है और छोटी न्यूक्लियस बनाती है, इसे फिजन कहते हैं। ठीक है भैया, तो चलो देखते हैं भैया, पहले इसे बाइंडिंग एनर्जी करना। इस तरीके का था भैया। ठीक है, इस तरीके का था। ठीक है, कर्व यहां पर था भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब एक न्यूक्लियन का एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे क्या भैया, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। क्या भैया, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, टॉप पे जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है वो क्या भैया, आपका आयरन पावर। इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी भैया, 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब क्या भैया, कि इसके एक न्यूक्लियन ने जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन किया है वो कितना भैया, 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है भैया, इतनी एनर्जी एक न्यूक्लियन ने कंट्रीब्यूट की है। ठीक है भैया, और इस वाले एंड पर क्या भैया, आपका यूरेनियम 92-235 यूरेनियम है। ठीक है भैया, यहां पर है भैया आपका हाइड्रोजन भैया H1 2, यहां पर होता है H1 3, यहां पर होता है भैया आपका हीलियम He2 4। बस यही हमें पॉइंट्स की जरूरत है, बाकी और फालतू के पॉइंट्स की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है भैया, देखिए मैं बात करते देखिए भैया बाइंडिंग, देखिए यहां पर इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या बहुत कम है। आपको पता है भैया, बाइंडिंग एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या होती है भैया, कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, तो मैंने बताया अभी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो आप देख रहे हो भैया H1 2, इसे कहते हैं भैया हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम कहते हैं। तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी काफी कम है, तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी भी क्या होगी, काफी कम होगी, है ना। तो हमने क्या किया, H1 2 और H1 2 दो हाइड्रोजन ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस लिए, दो ड्यूट्रियम की न्यूक्लियस लिए, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ा, इसे कहते हैं फ्यूज कराना। क्या कहते हैं भैया, फ्यूज कराया। ठीक है भैया, तो ये बना भैया He2 4, बन गया हीलियम, और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। ये क्या भैया, वेरी वेरी, और दो बार वाला बहुत ज्यादा होती भैया। इसको रेगुलेट करना मतलब अभी तो हमारे लिए नामुमकिन है एक तरह से, अब इसको रेगुलेट भी नहीं कर पाते। वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये वेरी वेरी लार्ज क्यों बना, देखिए भैया इसका लेवल क्या है, ये रहा। और क्या बनेगा भैया, बनने के बाद हीलियम, हीलियम का लेवल क्या है, ये रहा। मतलब इसको यहां से यहां तक जाने में इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी है ये। अब अगर इसको दो ऐसे मिलाऊं H1 2 तो कहां पहुंच जाएगा बता, हीलियम पे हीलियम 2 4 पे पहुंच गया। इतना एनर्जी निकालना पड़ेगा इसको। ये पता कहां पे होता है, ये करीबन नहीं तो 1 पे होता है, और ये जो होता है वो 7 के आसपास पे होता है, 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास का होता है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का, यानी 6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इसको रिलीज करनी पड़ेगी एक न्यूक्लियन के द्वारा। एक न्यूक्लियन 6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा, तब जाकर वो कहां पहुंचेगा भैया, हीलियम के पास।
समझ गए भैया? तो जब हम दो हाइड्रोजन को ज्वाइन करते हैं, हीलियम बनता है, तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो करीबन नहीं तो 6 से ज्यादा ही मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियर एनर्जी होती है आपकी, ठीक है भैया? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है भैया? देखिए एक प्रोसेस और होता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन में क्या होता है भैया? बड़ी न्यूक्लियस होती है। बड़ी न्यूक्लियस क्या होती है भैया? काफी साइज में बड़ी होगी न्यूक्लियस, ठीक है भैया? तो उसमें न्यूक्लियन भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियन क्या होता है भैया? जब न्यूक्लियन ज्यादा होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। जैसे एक बात है, देखिए 100 जूल है, 100 किलो खाना आपके पास, और नंबर ऑफ बंदे कितने हैं भैया? 20, तो पर हेड कितना खाना आ रहा है? 5 किलो पर बंदा। अगर वही 100 किलो खाना 50 बंदों बांटना पड़े तो कितना आएगा? बिल्कुल बाइंडिंग एनर्जी के साथ भी यही होता है। अगर बाइंडिंग एनर्जी 100 किलो है, 100 जूल है, और न्यूक्लियन की संख्या क्या है भैया? 50, तो कितने आ रही है? 50 जूल पर न्यूक्लियन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है भैया? और अगर मैं 10 न्यूक्लियन कर दूं तो 100 जूल एनर्जी में, तो 10 जूल पर न्यूक्लियन आ रहा है। हम देख रहे हैं 10 जूल पर न्यूक्लियन ज्यादा एनर्जी है, तो यानी इस केस में स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। और समझ गए भैया? तो न्यूक्लियन की संख्या बढ़ेगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? कम हो जाएगी। क्या होगी भैया? तो इसके पास कितने न्यूक्लियन है? 235 न्यूक्लियन होते हैं। कितने होते हैं? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? बहुत कम रहती है इसकी। क्या होती है? तो भैया हम क्या करते हैं, यूरेनियम 92 235, इसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कम है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कम है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने का मतलब स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी? कम होगी। ठीक भैया, हमने क्या किया इसमें? और उंगली कर दी, न्यूट्रॉन छोड़ दिया, इसकी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन फेंक दिया। न्यूट्रॉन फेंकने से न्यूक्लियन की संख्या क्या होगी भैया? और बढ़ गई। देखिए न्यूट्रॉन जब इसकी न्यूक्लियस में सेंटर में दे मारूंगा तो उससे क्या होगा? न्यूक्लियन की संख्या क्या होगी भैया? और बढ़ जाएगी। और जैसी न्यूक्लियन की संख्या और बढ़ गई तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया भैया? और कम हो गया। ठीक है भैया? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा भैया? डिक्रीज कर जाएगा। जब हम न्यूट्रॉन इसकी न्यूक्लियस में दे मारते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है भैया? डिक्रीज करता है। और ये बनता है भैया 92, क्योंकि ये प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन तो बढ़े नहीं तो ये 92 ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर जब हमने फायर कर दिया तो न्यूक्लियन क्या है? 235 है। अब क्या होगा? 236 पहुंच जाएगा। और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? काफी वीक हो जाती है। एक आध दो और पेल दूंगा इसमें न्यूट्रॉन तो क्या होगा भैया? टूट ही जाएगा। क्या होगा भैया? टूट जाएगा। और इससे कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, 4-5 प्रोडक्ट आते हैं। पॉसिबिलिटी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है भैया? ये डिपेंड करता है, एनसीईआरटी में 4-5 एग्जांपल दे रखे हैं, कोई सा भी एग्जांपल याद करके उतार दो, उसमें छाप दो। ये नहीं कि यही ये मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है कि यही प्रोडक्ट हमें मिले, वो रैंडम प्रोडक्ट होता है, प्रोसेस होता है, कोई सा भी प्रोडक्ट हमें कभी भी मिल सकता है, ठीक है? तो भैया क्या मिला भैया? ज़ीनॉन, और दूसरा क्या मिला था? आर्गन। क्या मिला था? क्या मिला था? ज़ीनॉन के साथ क्या था? ज़ीनॉन के साथ कुछ लिखा था ना मैंने? क्रिप्टन, के आर ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन मिला, ठीक है भैया? साथ में दो या चार थे ना? 3 ये न्यूट्रॉन भी मिले और साथ में बहुत एनर्जी निकली, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। टू लार्ज नहीं बोलूंगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या बोलूंगा भैया? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब जुड़ना, ठीक है भैया? न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। देखिए भैया एग्जांपल कोई पक्का नहीं आएंगे, जो एग्जांपल आपको याद रहे वही छाप देना, ठीक है? समझ गए? प्रोसेस यही है, पहले ये इसको गया, ये बना, अब ये किसी में भी टूट सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप एग्जांपल से बाहर लिख दो तो गलत हो जाएगा। बाकी उन तीनों चारों जो एग्जांपल दे रखे हैं उनमें से आप कोई सा भी एग्जांपल छाप सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो ध्यान रखना। और ये भी नहीं है कि वही एग्जाम ये हमने क्यों लिख दिया, तो उसको कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस होता है, कुछ भी आउटपुट आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया भैया ये दो इसमें। अच्छा देखिए भैया, अब इसमें कुछ कंक्लूजन है जो हमें लिखने थे, कि जैसे भैया नीचे जो है, जो जितने नीचे, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया काफी नीचे है, तो इसका मतलब इनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? काफी कम है। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनकी काफी कम होगी तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी भैया? कम होगी। ठीक है भैया? ये लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है भैया? तो ऐसे
न्यूक्लियस जुड़कर फ्यूजन प्रोसेस का निर्माण करती है, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और ये ऊपर के एलिमेंट पे शिफ्ट कर जाती है। नहीं है ये जब दो न्यूक्लियस, हाँ दीदी, हाँ दीदी बोल। इतने दिनों बाद तेरे को याद आता, चल ठीक है, अभी मैं तेरे को, मेरे को कॉल करियो रात को, ठीक है, चल रात को कॉल कर दियो, ठीक है, ठीक है। तो भैया हाँ मैं क्या करता, हाँ तो ये क्या करता है, जैसे अब हमने देखा दो हाइड्रोजन को छोड़ा, ड्यूटियम ड्यूटियम को, तो क्या बन गया हीलियम। अब हीलियम क्या है भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या काफी ज्यादा है, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है भैया, ऐसे ही क्या होता है भैया, ये जितने भी पीक देख रहे हो सब क्या एक दूसरे से स्टेबल है, ये ज्यादा ऊपर है, ये वाले पॉइंट, ये जिस इस पॉइंट पर जो भी एलिमेंट होगा वो इससे इससे या इससे नीचे वाले सबसे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये जो इस पीक पर होगा वो नीचे या फिर इस कर पर कहीं पर भी किसी पॉइंट होगा तो उन सबसे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ऊपर कौन है भैया, आयरन, Fe आयरन। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भैया, पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, जो कि 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आती है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा। ये आगे रिएक्शन शो नहीं करता, ये आगे फ्यूजन प्रोसेस शो नहीं करेगा। अगर कोई आयरन को आप फ्यूज करने का प्रयास करोगे तो कभी भी फ्यूज नहीं हो सकते है भैया। अब वो स्टेबल है, तो स्टेबल होने के बाद क्यों अपने आप को स्टेबल अनस्टेबल करे, क्योंकि आपको पता भैया आयरन, देखिए भैया ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए आप आयरन ले रहे हो, आयरन को जोड़ रहे हो, तो आयरन से बनेगी हैवी न्यूक्लियस, और हम देख रहे हैं उसके पास न्यूक्लियन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जैसी न्यूक्लियन की संख्या बढ़ गई तो स्टेबिलिटी फिर क्या होती है भैया, कम होने लगती है। समझ गए। तो इसीलिए ध्यान रखना, आयरन फर्दर न्यूक्लियर फ्यूजन अपने आप तो नहीं करता, अगर हम फोर्स करें, जैसे फोर्स कैसे करते हैं भैया, आपने ऐसा तो भैया जब आयरन ही बन गया तो आयरन के बाद दूसरी चीज तो बननी ही नहीं चाहिए। आप देखते हो भैया उससे भारी भारी एलिमेंट मिलते हैं हमें, हमें मिलते हैं भैया जैसे गोल्ड। देखिए भैया आयरन के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी अकरेंस क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। अकरेंस मतलब सोचते हो, मतलब हमारे जो मिलने की संभावना जो होती है वो काफी कम हो जाती है। ठीक है भैया, काफी कम होती है। गोल्ड वगैरह कम क्यों है, क्योंकि वो भैया पता कब बनता है, वो एक बहुत स्पेशल प्रोसेस बनता है, इसको सुपरनोवा कहते हैं। जब सुपरनोवा होगा तो क्या होगा, अब जबरदस्ती आयरन को आयरन से ठूसा जाएगा, पेला जाएगा। ठीक है, आयरन की न्यूक्लियस में जबरदस्ती ठूसा जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ठूसा जाता है, इतना तगड़ा एक्सप्लोजन होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो क्या करते हैं, रिपल्शन झेलते हुए सीधा कहां आते हैं, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस का नए प्रोटॉन नए न्यूट्रॉन जोड़कर एक नई न्यूक्लियस बनती है। आप किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, हमारे पास आ गई वो टेक्नोलॉजी कि हम गोल्ड बना सकते हैं, लेकिन वो गोल्ड बनाने का तरीका इतना ज्यादा महंगा है कि गोल्ड से ही महंगा है। वो जो गोल्ड अभी हमें मिलता है ना, उससे भी महंगा तरीका है हमारे गोल्ड बनाने का। अब तो पता लगे ना भैया, गोल्ड बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं ना, पता ही लग गया होगा। क्यों भैया, बस क्या करो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अंदर न्यूक्लियस के अंदर चेंज कर दो। अब प्रोटॉन को चेंज करना तो बहुत बड़ी बात होती है, न्यूट्रॉन को तो एक बार चेंज भी कर दो, न्यूट्रॉन को एक बार चेंज भी कर दो, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल होता है, न्यूक्लियस में जा सकता है आराम से। लेकिन प्रोटॉन को कैसे चेंज करे, वो तो चार्ज वाला पार्टिकल होता है, वो भी अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, अपोजिट चार्ज होता तो अपने आप ही घुस जाता वो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है भैया, कोई नया एलिमेंट बनना किसी एलिमेंट से, वो बहुत क्या होता है भैया, रेयर, बहुत ज्यादा खर्चीला प्रोसेस होता है। ठीक है भैया, तो ये खैर कर्व था। ठीक है, आज मैंने यहीं तक पढ़ाया। ठीक है भैया आपको, और खैर इसलिए भी यहाँ तक पढ़ाया क्योंकि ये बीच की क्लास में थोड़ा हेक्टिक होच पोच सा हो गया था। ठीक है, तो एक बार देख लेना आप ये, आई थिंक आप लोगों को बाइंडिंग एनर्जी कर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल टेस्ट होगा भैया, टाइम बता दूंगा। जय श्री राम बाबू।